गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में हमने 1813 के चार्टर अधिनियम तक हमने पढ़ लिया था। आज आगे हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको शक्तियां या उसकी पावर बढ़ा करके और पूरे भारत पर उसको शासन करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत अब बंगाल का गवर्नर जनरल मात्र बंगाल पर शासन न कर करके पूरे भारत पर उसके शासन उसके अधीन कर दिए गए। इस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। इस अधिनियम की एक दो विशेषता मैं आपके सामने और जिक्र करूं तो 1833 के इस चार्टर अधिनियम के बाद पूरा बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। उसके पश्चात इस जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग है इन्होंने उस समय राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा उस समय ये कुप्रथा बहुत जोरों पर थी। इसका उन्मूलन सन 1829 के अंदर किया गया, जिसके सन 1829 में इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके तहत सती प्रथा अब एक अपराध होगी। इसी के तहत आगे चल करके सन 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर राव ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिसके तहत अब जो सती प्रथा के तहत जो विधवा स्त्रियां होती थी उनको पुनर्विवाह करने की अनुमति इस अधिनियम के तहत दी गई। इसी अधिनियम में और बहुत से प्रावधान किए गए, जिसमें इसी अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसमें हमने 1813 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि उसके व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए थे। केवल चाय और चीनी के व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा था, लेकिन सन 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस अधिनियम के तहत जो कंपनी के चाय और चीनी का व्यापार करने का अधिकार जो कंपनी के पास सुरक्षित था उसको भी अब पूर्णतः खत्म कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटेन के आम लोग या कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर व्यापार कर सकता था। इसकी पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई। इस अधिनियम के तहत मैंने 2-3 बातें आपके साथ डिस्कस की हैं। एक तो इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए और उसी प्रकार इसी अधिनियम के तहत राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो एक भारत के अंदर बहुत बड़ी कुप्रथा मैं कहूँगा उस सती प्रथा को भी बैन किया गया।
और कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी सामान्य व्यक्ति भारत के अंदर व्यापार कर सकता था। इस अधिनियम के तहत ये निम्नलिखित छूटें या जो प्रावधान थे वो किए गए। 1833 के अधिनियम के बाद मैं बीच में बात करूंगा आपसे 1853 का जो चार्टर अधिनियम था। इस अधिनियम में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। इस अधिनियम में उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। सन 1793 में आपने पढ़ा भी था, मैंने पीछे बताया भी था कि आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस की जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन सन 1793 से लेकर के 1853 तक जो ये सेवाएं थी, सन 1793 से लेकर 1853 तक जो ये सेवाएं थी ये नॉमिनेटेड होती थी, अर्थात इनको नामजद किया जाता था या नामित किया जाता था, जिसके तहत जो भी अंग्रेज अधिकारी किसी को नामित करेंगे वही अधिकारी उस पद पर काम करेगा। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने बाद में आकर के ये जो सारा सिस्टम था उसको चेंज किया। उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो नामजदगी का सिद्धांत है या नॉमिनेटेड का जो प्रोविजन है अब ये नहीं चल सकता, क्योंकि उस समय शिक्षा का जो प्रसार था वो एक विस्तृत स्तर पर आ गया था, इसको हम कह सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ऐसी नामजदगी के कारण तो उनके जो टॉप अंग्रेजों के अधिकारी थे उनके अपने लोग इन सर्विसेज में आते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस सिस्टम को बदला और इसके लिए नियमित परीक्षा की शुरुआत की गई। पहली बार परीक्षा की शुरुआत सन 1853 में की गई। इस परीक्षा के तहत यह परीक्षा उस समय लंदन में आयोजित की जाती थी। लंदन में इनका आयोजन होता था। सन 1853 में जो ये पहली बार नियमित परीक्षा की शुरुआत की गई और उस समय ये आयोजन लंदन में होता था। और सन 1853 से लेकर 1922 तक ये आयोजन लंदन में हुआ। लेकिन सन 1923 में पहली बार इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। और आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि पहले इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी कौन थे, तो वो उसका आपका आंसर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे भारत के पहले आईसीएस थे। आपने पढ़ा होगा ये आईसीएस की जो परीक्षा थी ये सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने भी ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस भारत की तरफ से उत्तीर्ण हुए। उसके बाद सन 1923 से ये परीक्षाएं दिल्ली के अंदर कंडक्ट की जाने लगी। सन 1923 में दिल्ली में आयोजित होने के बाद भारत में इसके लिए सन 1926 में, मैं आगे बताऊंगा आपको, सन 1926 में संघ लोक सेवा आयोग जिसको आप बहुत से लोग जानते होंगे, जिसको बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना की गई और इसके माध्यम से परीक्षाएं होती थी। लेकिन सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस परीक्षा का नाम बदल करके IAS कर दिया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज,
इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो जो 1853 का जो ये महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम था, इसके बारे में मैंने बताया आपको कि इसमें पहली बार इसमें जो आईसीएस के लिए जो परीक्षाओं का जो नियमित परीक्षाएं थी उसका आयोजन हुआ, और जो इसमें नामजदगी का जो सिद्धांत था उसको खत्म कर दिया गया। अब कोई भी जो अधिकारी है उसको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, बाकायदा उसको अपनी परीक्षाएं कंडक्ट करनी पड़ेंगी और उसके बाद उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक था। ये प्रावधान इस के अंदर किए गए। प्रश्न की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से पहली बार आईएएस जो आईसीएस की जो परीक्षा थी वो किसने उत्तीर्ण की थी, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत की तरफ से पहले आईसीएस थे। ये बातें इस अधिनियम में थी। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम। इंडियन रूलिंग एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम। इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। जब सन 1856 में, उस समय अंग्रेजों ने जो उनके द्वारा वेपन्स, ब्राउन बेस नाम की एक राइफल कमीशन की गई। इस राइफल की में जो गोलियां डाली जाती थी चलाने के लिए, इस राइफल में जो कारतूस डाले जाते थे उनको मुंह से छीलना पड़ता था। अब उस कारतूस में क्या होता था कि उस कारतूस के बाहर गाय और जो सुअर की जो चर्बी होती है उसका लेप लगा होता था, और उस जो वो कारतूस थे उसको ऐसे मुंह से छील करके और उसके अंदर डाला जाता था। और यही कारण सन 1857 की क्रांति का कारण बना। सन 29 मार्च 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही मंगल पांडे सबसे पहले इस सिपाही ने इस बात का विद्रोह किया कि हम ऐसे अपने मुंह से ये कारतूस नहीं छिलेंगे, क्योंकि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है और इस कारतूस को आप वापस लीजिए या इस राइफल को आप रिजेक्ट करिए। लेकिन विद्रोह को बढ़ता हुआ देखते देखते हुए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार करके और फांसी दे दी गई। उसके बाद 10 मई 1857, आप सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर पहला स्वतंत्रता संग्राम इस दिन शुरुआत हुई, और उसके बाद पूरे देश में क्रांति हुई। लेकिन कुछ कारणों से वो क्रांति सफल नहीं हो पाई, जिसके पीछे आप बहुत से कारण हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं। तो इस पूरे परिदृश्य के होने के बाद जब पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल उठी, आखिर ये इतना बड़ा विद्रोह जिसको हम भाग भी नहीं सके वो ऐसे कैसे क्रिएट हुआ, और उसी को
ये आगे पुनरावृत्ति ये दोबारा न हो, इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय उठाते हुए उसने भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम क्या था। भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत का कि गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। वायसराय। अब पेपर की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है भारत के पहले वायसराय कौन थे। लॉर्ड कैनिंग। और पूछा था भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। अब ये जो 1857 की क्रांति होने के बाद 10 मई 1857 की क्रांति होने के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की जो सत्ता थी वो सीधे अपने हाथों में संभाल ली, क्योंकि जो भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा कि ये भारत की शासन व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सकते थे। उसके बाद उन्होंने भारत शासन अधिनियम पारित कर करके सीधी जो भारत के शासन व्यवस्था की बागडोर थी वो सीधे क्राउन प्रिंस इंग्लैंड के हाथों में चली गई। और उसमें भारत की तरफ से जो शासन होता था इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक पोस्ट बनाई गई, स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव। ये पद की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई। अब ये स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया क्या था। भारत के अंदर शासन को चलाने के लिए, पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें भारत की शासन व्यवस्था के प्रति यह व्यक्ति उत्तरदायी होता था। इसके द्वारा किया गया अंतिम निर्णय या अंतिम शब्द ही नीति होते थे। यह व्यक्ति जिस प्रकार से चाहता था उस प्रकार से इंडिया के अंदर शासन होता था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये भारत के जो मामले थे उनके प्रति वहां उत्तरदायी होता था। यह व्यवस्था की गई, स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया के तौर से एक पद बना दिया गया और वायसराय को इसके अधीन कर दिया गया। अब पूरी शासन व्यवस्था का संचालन इंग्लैंड में महारानी के हाथों सीधा होने लगा, सीधी सत्ता महारानी के हाथों में चली गई। इस अधिनियम के तहत ही एक मुगल सम्राट का पद होता था, मुगल सम्राट। इस पद को खत्म कर दिया गया। जो मुगल सम्राट का जो पद था वो इस अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया और सीधी शासन व्यवस्था की बागडोर महारानी ने संभाल ली। इसमें एक दो इंटरेस्टिंग बातें और भी हैं, मैं आपके साथ करना चाहूं तो, कि इस अधिनियम के बाद यह शासन व्यवस्था सीधे इंग्लैंड से संचालित होने लगी। उसके बाद भारत में किसी प्रकार से कोई इतना बड़ा विद्रोह शायद ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरी व्यवस्था को कंट्रोल में सीधे स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया के हाथों में चली गई, जो वहां से पूरे जो इंडिया पूरी कंट्री थी उसकी नीति नियम निर्माण में उस व्यक्ति का वाक्य ही अंतिम होता था। ये बातें इस अधिनियम के तहत इस में मैंने आपके सामने जिक्र किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को का नाम बदल करके इसमें वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय कर दिए बने
और उसके बाद एक स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया यानी भारत के राज्य सचिव के एक पद की व्यवस्था की गई, जिसकी शासन व्यवस्था संचालन में भारत की तरफ से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उत्तरदायी होता था। ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब हम बात करेंगे 1860 के अधिनियम की। अब ये 1860 का अधिनियम क्या था? जो 1860 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1860 सन 1860 में भारत का पहली बार बजट पेश किया गया। पहली बार बजट पेश किया गया। ये बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार पेश किया गया था। इसी अधिनियम के तहत सन 1860 में टैक्स की शुरुआत की गई। टैक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर। 1860 में ही पहली बार टैक्स की व्यवस्था की गई। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न की दृष्टि से कि फादर ऑफ इनकम टैक्स, फादर ऑफ टैक्स फादर ऑफ ये थे लॉर्ड कैनिंग। इनके द्वारा सबसे पहले भारत में टैक्स की शुरुआत की गई थी। ये थी 1860 के बाद परिषद अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें, जिसमें सबसे पहली बार 1860 के अंदर बजट प्रस्तुत किया गया। ये बजट जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी के तहत पहली बार टैक्स सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसके फादर ऑफ द टेस्ट लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे 1861 के अधिनियम की। इस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय को पहली बार अध्यादेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। अर्थात इस अध्यादेश का मतलब क्या होता है? जब मैं आपको अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तो अनुच्छेद 123 में इसका जिक्र आएगा, तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इस अध्यादेश का मतलब ये होता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तब सरकार को कानून की आवश्यकता हो और उस समय तत्काल कानून को प्रभावी बनाना भी आवश्यक हो, तो इसलिए एक अध्यादेश के द्वारा उस कानून को जारी किया जाता है। ये कानून 6 माह तक लागू रहता है, लेकिन 6 माह के भीतर इसका संसद के द्वारा पास होना आवश्यक है, नहीं तो ये स्वतः ही रद्द मान लिया जाता है। ये उस समय, ये मैंने बात की अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1861 के अधिनियम की। उस समय के वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। इसी अधिनियम के तहत सन 1862 के अंदर 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई। 3 हाईकोर्ट।
मद्रास, मुंबई और भाई कोलकाता। सन 1862 में इन 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई, जो कि न्यायिक मुकदमों की सुनवाई करने के लिए इनको अधिकृत किया गया। इस अधिनियम के तहत हमने जो प्रमुख बातें पढ़ी, पहली बार तो इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। इसी अधिनियम के तहत 1862 के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि 3 हाई कोर्ट्स थे। 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। ये 1861 की जो आज की अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें थी। आज के लिए हमने 1833 से लेकर के 1861 तक के अधिनियम का जो विस्तार से जिक्र किया है, और आगे का काम हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। कृपया इस चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करिए और इस वीडियो को शेयर व सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।